वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश कर दिया है। इस बिल के जरिए पेमेंट सिस्टम, इनकम टैक्स और फाइनेंस एक्ट से जुड़े कानूनों में बदलाव प्रस्तावित है। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान और पारदर्शी बनेगा, डिजिटल भुगतान ढांचा मजबूत होगा और भारत विदेशी निवेशकों के लिए और आकर्षक बनेगा। सवाल यह है कि क्या ये बदलाव निवेश बढ़ा पाएंगे और विदेशी निवेशकों के लिए भारत में इन्वेस्ट करना कितना आसान बनाएंगे। आज हम इसी बिल पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ होंगे देश के दिग्गज इस पूरे मसले पर अपनी बेबाक राय और बिल्कुल डोमेन एक्सपर्टाइज रखने वाले खास मेहमान। सबसे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए सरकार अब टैक्स के मोर्चे पर बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसमें विदेशी निवेशकों को टैक्स से राहत देने जैसे कई अहम प्रावधान शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश कर दिया। इस बिल के जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि अब निवेशकों को लुभाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलने वाला है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और बियरेबल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली टैक्स छूट अब साल 2040-41 तक बढ़ाई जा सकती है। यानी विदेशी कंपनियां अब लंबी अवधि की प्लानिंग के साथ भारत में निवेश कर सकेंगी। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखने वाली विदेशी कंपनियों को भी यही राहत मिलेगी। आसान भाषा में अगर समझे तो भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने का रोड मैप अब और पुख्ता होता दिख रहा है। अब बात विदेशी निवेश फंड की। सरकार निवेशकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कोष और निवेश के विविधीकरण से जुड़े नियमों में ढील देने जा रही है। इसका सीधा फायदा दुनिया भर के फंड मैनेजरों को होगा, जिनके लिए अब भारत में पैसा लगाना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। सरकारी बॉन्ड को लेकर भी बड़ा ऐलान होने वाला है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मिलने वाली ब्याज, आय और कैपिटल गेन पर टैक्स छूट देने का प्रस्ताव है। जानकारों का कहना है कि इससे भारतीय बॉन्ड बाजार विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनेगा और लंबी अवधि की विदेशी पूंजी का रास्ता खुलेगा। रीट्स और इनविट्स में निवेश करने वालों के लिए भी खुशखबरी है। इन पर मिलने वाले डिविडेंड टैक्स छूट को फिर से बहाल करने की तैयारी है। साथ ही डेटा सेंटर सेक्टर में लीज पर सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों के लिए भी टैक्स नियम सरल किए जाएंगे। हीरा कारोबार से जुड़ी विदेशी कंपनियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। रफ डायमंड बेचने वाली कंपनियों, माइनिंग फर्मों और ऑक्शन कंपनियों को लंबी अवधि की टैक्स छूट देने का प्रस्ताव है। वहीं नई कॉर्पोरेट टैक्स व्यवस्था चुनने वाले एसपीवी पर सरचार्ज बढ़ाकर 25% करने की बात कही गई, जबकि बाकी घरेलू कंपनियों के लिए ये 10% ही रहेगा। कुल मिलाकर सरकार का इशारा साफ है। टैक्स के रास्ते भारत को दुनिया के लिए और भरोसेमंद निवेश ठिकाना बनाना, यानी आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बॉन्ड बाजार तक हर मोर्चे पर विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ सकती है और भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की उड़ान को नए पंख मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए चर्चा की करते हैं शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय बग्गा सर, किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। बग्गा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक चांडक सर, प्रेसिडेंट हैं IESA के। बहुत बहुत स्वागत है अशोक सर, गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और खास मेहमान माधव पोद्दार सर, पार्टनर हैं EY इंडिया के। माधव सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। बग्गा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत, और आप से ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी समझने वाला एक्सपर्ट हमें आज तक नहीं मिला सर। जो FIIs हैं सर, उनको भारत में ज़्यादा टैक्स से कभी डर नहीं लगा। उनकी प्रॉब्लम ये है कि जो रेगुलेटरी सरप्राइजेस हमें मिल जाते हैं या जो टैक्स की अनिश्चितता रहती है। आपसे कई मर्तबा इस पर बातचीत हुई है। आपको क्या दिख रहा है, ये जो संशोधन विधेयक आया है संसद में, क्या इससे जो ग्लोबल फंड्स हैं उनको वो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी मिल पाएगी सर, जिसकी वो हमेशा से डिमांड करते रहे? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मूव है। ओवरऑल देखें, जो 15 साल का जो दे रहे हैं अंतराल और टैक्स फ्री बना रहे हैं, बहुत बड़े एक तबके को, केवल लिमिटेड नहीं है बट कंपोनेंट्स, हाई टेक कंपोनेंट बनाने के लिए
जो भी इनपुट्स लगेंगे लैपटॉप्स बनाने के लिए, सर्वर्स बनाने के लिए। और देखें तो दूसरी तरफ हम सेमीकंडक्टर का पीएलआई लेके आए हैं और सेमीकंडक्टर्स में हमारा काम शुरू हो रहा है। अभी 20-25 कंपनियां दीपक जी उतर गई हैं भारत में, जो सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर रही हैं। अभी हम बहुत छोटे वाले बना रहे हैं, बट ये इसमें जो इकोसिस्टम बन के आएगा, 3-4 हजार कंपनियां यहाँ बन जाएंगी और बहुत एक बेहतरीन ये इकोसिस्टम बनेगा। तो 15 साल 20 से कम है। मेरी उम्मीद तो 20 की थी, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर जब आता है तो उसको बहुत जबरदस्त एक स्टेबिलिटी ऑफ टैक्स रेजिम चाहिए होता है। बट 15 भी अच्छा है, एक शुरुआत तो हुई और ये बहुत हमारे लिए अच्छा है। चाइना +1 और मैं कहूँगा वियतनाम माइनस और बाकी मेक्सिको वगैरह जहां जा रहा है ये निवेश हाईटेक का, वहां से भारत में आने की बहुत उम्मीद है। इसके साथ क्या करना है, जमीनी हकीकत, फैक्ट्री लगानी बहुत मुश्किल है। जो लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी है वो अभी भी बहुत हाई लेवल का करप्शन करती है। तो ये किसी भी विदेशी निवेशक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बीच में कंसल्टेंट्स रखते हैं जो इनको फिर मैनेज करते हैं लोअर लेवल पे। तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पेशली ईज ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्री और टाइम टू सेटअप फैक्ट्री, जो फैक्ट्री 1 साल में चीन में लग जाती है, हमें 3 से 5 साल लग जाते हैं। सेमीकंडक्टर स्पेशली 7 से 8 साल लग जाएंगे, जब तक बहुत अच्छा हम देखेंगे कि उनको रिटर्न आना शुरू करेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स उधर हों और इनको एक इस तरह का एक सिंगल विंडो दिया जाए जहां पे कोई भी सैनिटेशन इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, आपका किसी भी तरह का जो लोअर ब्यूरोक्रेसी तंग करती है फैक्ट्रियों को, वो एक सिंगल विंडो अवेलेबल हो जहां वो गुहार लगा सके। नहीं तो मुश्किल हो जाता है। वियतनाम वगैरह ने बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम बना दिया है। वहां पे तो अब इतना हो गया कि उनके पास जमीन नहीं है नई फैक्ट्रियां बनाने के लिए, नए शहर बना रहे हैं वो, क्योंकि इतनी अच्छी तरह उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो हमें सड़क देना है, बिजली देना है, पानी देना है, टैक्स हम दे रहे हैं रियायत, साथ में ये रिफॉर्म्स भी बहुत जरूरी हैं दीपक जी। नहीं तो वो इतना बड़ा नहीं आएगा। हाँ, जॉइंट वेंचर जरूर आएंगे। और एक और चीज जो है वो डेटा सेंटर्स को जो रियायत दी है लीजिंग और उस सब में नोटिफिकेशन के रूल्स घटाए हैं, वो बहुत जबरदस्त है। डेटा सेंटर्स में भारत में $बिलियंस का पैसा आ रहा है। तो रिलायंस हो, अडानी हो, टाटास हो और इनके साथ सारे हाइपर स्केलर्स पैसा डालने वाले हैं भारत में डेटा सेंटर्स में। और मैं कहूँगा 5 से 10 साल में हम दुनिया के दूसरे या तीसरे तीसरे तो हो ही जाएंगे, अमेरिका, चीन और उसके बाद हम तीसरे बड़े डेटा सेंटर होल्डर हो जाएंगे दुनिया के। हमारे पास बिजली भी है और हमारे पास बहुत हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल वर्कफोर्स भी है। इसमें प्रॉब्लम यही थी, टैक्स का प्रॉब्लम थी कि जो हमारे रूल्स थे वो पुरानी फैक्ट्रियों के लिए थे। ये न्यू जनरेशन जो आ रहा है, नई चीजें जो आ रही हैं, उसमें हमें कॉम्पिटिटिव रहना है कि अमेरिका, चीन, सिंगापुर, मलेशिया में क्या मिलता है, दुबई में क्या मिलता है, करेक्ट। उससे हमें 2x इन लोगों को देना है ताकि निवेश आए। तो बहुत उम्दा एक स्टेप है और बिल्कुल वेलकम करेगी इंडस्ट्रीज को। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, संसद में बिल आना एक अलग बात है, लेकिन टैक्स ब्यूरोक्रेसी अक्सर जो सेंट्रल इंटेंट होता है ना, कई बार ग्राउंड पर उसको अटका देता है। आपने बहुत अच्छे से इसको डिकोड किया है। आपने सेमीकंडक्टर का जिक्र भी किया सर, और आपने वो सेमीकंडक्टर फैब लगाने में जितना टाइम लगता है, अरबों का निवेश आता है, वो अलग है। और उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जो मुनाफा आने का समय है, उसमें भी 5-7 साल लग जाते हैं। तो कोई इतना लंबे समय तक क्यों भरोसा करेगा भारत पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या इसका जवाब मिला है? चांडक सर बताएंगे। सर, जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में जो निवेश की प्रकृति हम देखते हैं, काफ़ी हैवी कैपिटल और लॉन्ग टर्म होती है, जैसा मैंने अभी बताया, क्या ये बिल आश्वासन देता है सर एक लॉन्ग टर्म टैक्स कमिटमेंट का? वो भरोसा दे पाएगा सर? जी हाँ, लेकिन पहले मैं इस बिल को जोड़ूंगा 15 जुलाई की जो एक सरकार ने रणनीति अनाउंस की थी, जिसे हम सेमिकॉन 2.0 और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS कहते हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो स्कीम्स है ये 3C पर आधारित है।
मतलब भारत की जो औद्योगिक रणनीति है 3C। क्रेडिबिलिटी, पहले चरण में भारत ने विश्वसनीयता स्थापित कर ली। 3 सेमीकंडक्टर प्लांट ऑपरेशनल है। $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। 12 प्लांट अनाउंस हो चुके हैं, वो प्रोग्रेस हो रहा है। सो दैट्स अ क्रेडिबिलिटी जो हमने बना ली। दूसरी बात, कंटिन्यूटी। जब सरकार ने वो पॉलिसी अनाउंस की तो ये कंटिन्यूटी का एक कमिटमेंट रहा कि सरकार निरंतर पॉलिसी को एक्सटेंड कर रही है, जो कि पहले की पॉलिसी खत्म हो चुकी थी लास्ट ईयर, अभी एक्सटेंड कर दी उसे। और तीसरा, जो पॉलिसी बनी थी वो क्लियरली कैपेबिलिटी बिल्ड करने के हिसाब से बनी है। तो ये 3C बने थे। और आज अगर मैं इसे जोड़ता हूँ, ये जो आज का टैक्सेशन बिल पार्लियामेंट में हुआ है, इस यात्रा को एक महत्वपूर्ण आयाम से जोड़ता है कि सरकार का कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट कंटिन्यूड है इसका। तो ये 4C बन गया अभी, मतलब क्रेडिबिलिटी, कंटिन्यूटी, कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट। और इसी चारों स्तंभ पर वैश्विक निवेशक किसी देश में लंबे दृष्टि से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको देखा जाता है। अभी आके बात करते हैं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की। मैं कहूँगा इस बिल से हमारे क्षेत्र को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके 3 टॉपिक्स हैं। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, भगत साहब ने बताया और आपने भी बताया, तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट वगैरह सब आता रहेगा, इंक्लूडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, वो सब बात हो चुकी है। दूसरी बात, मेक इन इंडिया। वहां मैं जोर देकर कहूंगा कि ये मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉन्ग टर्म गेस्टेशन पीरियड है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का। और जो कंपनियां यहाँ कमिटमेंट करेंगे उन्हें अगर 15 साल का ये बेनिफिट मिल गया, जिससे कि उनके मशीनरी, उपकरण और टूलिंग जो उपलब्ध कराते हैं उन्हें ये टैक्सेशन में 15 साल का बेनिफिट मिलेगा, तो ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन गया है इसका, जो 2040 तक चलेगा। ठीक सर। दिस इज गुड। इसके साथ में इसमें और भी क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि इसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर्स और कई पार्ट्स के एक्सेसरीज के रूप में भी शामिल किया गया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है ये। आज मेरा जो इंडस्ट्री से बातचीत हुई हमारे लीडर से, एवरीबडी इज हैप्पी कि ये अच्छे से आगे बढ़ रहा है। उसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे उद्योग में और सेमीकंडक्टर में कंपोनेंट सप्लाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, सप्लाई चेन कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट को नियमित रूप से उपलब्ध कराना एक बहुत जरूरी होता है। उसके लिए जो वेयर हाउसिंग है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें कई प्रिजम्पटिव मार्जिन और इनपुट आ गया और बाद में वापस री एक्सपोर्ट करना बड़ी डिफिकल्टी होती थी। करेक्ट। अब इसको भी एक नई छूट प्रदान की गई है। तो इसमें भारत में वैश्विक कंपनियां, मतलब ग्लोबल कंपनीज, कंपोनेंट का स्टॉक रख पाएंगी, जस्ट इन टाइम का काम होगा, लीड टाइम कम होगा, इससे सप्लाई चेन मजबूत होगा। और जो हमारे जो प्लांट्स बन रहे हैं अभी, राइट सर, सेमीकंडक्टर के भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के भी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के भी, उनके लिए भी ये सब उसमें उपयोग होगा। तो मैं कहूँगा ओवरऑल ये जो बिल पेश किया गया है, ये बाकी सारे स्कीम को मिला के अगर हम जोड़कर देखें तो दिस इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड और बहुत अच्छा स्टेप है। राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कंपोनेंट इकोसिस्टम पे बात करना बहुत ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छे से इसका जिक्र किया। क्योंकि होता क्या है कि कंपोनेंट इकोसिस्टम भारत आने के लिए जो जटिल टैक्स सिस्टम है ना, उससे बहुत डरता है। और अगर आपका कंपोनेंट इकोसिस्टम भारत में नहीं बैठेगा तो तब तक आप असेंबल इन इंडिया ही करते रहेंगे, जो संभवतः आज तक हम करते रहे थे। वास्तविक मेक इन इंडिया तभी हो पाएगा जब आपका कंपोनेंट इकोसिस्टम भी भारत में ही बैठेगा। अगर आप ये आश्वासन, आप आश्वस्त हैं, चाणक्य साहब अगर आश्वस्त है, इंडस्ट्री आश्वस्त है कि कंपोनेंट इकोसिस्टम के लिए अच्छा है इसमें, तो फिर ये काफ़ी एनकरेजिंग है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें निकल कर आ रही है वो है टैक्स से रिलेटेड। वैसे हमारे साथ इस बीच एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, दिलीप चिनॉय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं भारत वेब3 एसोसिएशन के। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं उससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंटली एक बड़ा जो सवाल रह गया पोद्दार सर, आपसे समझना चाहूँगा। क्योंकि होता क्या है कि नीति निर्माता जब इस तरह के बिल बनाते हैं, असल बदलाव उनके जो छोटे सब क्लॉजेज होते हैं वहाँ पर छुपा हुआ होता है सर, जो टैक्स एक्सपर्ट ही पकड़ पाएंगे। तो सर आप थोड़ा सा बताइए कि ये टैक्सेशन एंड अदर लॉज जो बिल है, अमेंडमेंट बिल है, इसके फाइन प्रिंट में टैक्सेशन को लेकर हम कितना आश्वस्त हो। ऐसा तो नहीं है कि सब क्लॉजेज में कुछ ऐसी एम्बिग्विटी है या ऐसी कुछ फंसी हुई बातें हैं जो हमको अभी समझ में ना आ रही हो। आप आश्वस्त हैं ओवरऑल?
तो ये जो टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है, ये काफी वेलकम बिल है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज प्लेस किया है पार्लियामेंट में। जैसे मैं चांडक साहब और बग्गा साहब से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, इन सब इंडस्ट्रीज को काफी बढ़ावा देगी, काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगी। अगर इस बिल को ओवरऑल देखा जाए तो इसको 3 भागों में मैं बांट सकता हूँ। एक होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक होगा मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया और एक होगा अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल। तो ज्यादातर जितने भी प्रपोजल्स इस बिल में आए हैं वो इन तीनों में से एक भाग में आ सकते हैं। और इसमें काफी चीजें गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। एक दो चीज जो इमीडिएट रिएक्शन मेरा होगा, फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर वाला जो प्रपोजल है उसमें उन्होंने ये जरूर डाल के छोड़ दिया है कि इंडियन डेटा सेंटर विल हैव टू फॉलो और विल हैव टू बी इन कंप्लायंस विद सर्टेन रूल्स टू बी प्रिस्क्राइब। तो वो अभी रूल्स प्रिस्क्राइब हुए नहीं हैं। अच्छा। अब डेटा सेंटर जैसे इंडस्ट्री में विच बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जब तक ये रूल्स क्लैरिफाई नहीं होंगे कि ये क्या रूल्स हैं, कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से कतराएगा। तो ऐसी छोटी चीजें हैं, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस मैं सोचता हूं कि ये बिल बहुत ही वेलकम बिल है। दिलीप सर, आप कैसे देख रहे हैं सर इसको, नए बिल को, और इसमें जो भारत के लिए जो फ्यूचर वर्कफोर्स है या जो विदेशी निवेशकों को भारत में आकर के यहाँ जो लोकल इकोसिस्टम चाहिए वैसा इकोसिस्टम देने के लिए क्या कुछ कमिटमेंट कर रहा है सर? दीपक जी, अगर आप देखें जैसे आगे चंद्रोर साहब, बग्गा साहब और अभी भी इन्होंने कहा था, ये एक बिल जो है इसके मैं 4 उद्देश्य रखूंगा और आपके सवाल से इसको जोड़ूंगा। पहले जो है ये जो टैक्स इंसेंटिव्स है उसको एक्सपैंड कर रहा है बियॉन्ड ट्रेडिशनल सेक्टर्स। डायमंड एक ट्रेडिशनल सेक्टर है, लेकिन ये दूसरे जो 3 सेक्टर है उसको एक तरीके से एक्सपैंड करता है। दूसरा, ये ओवरऑल जो अगर देखें तो भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये लंबे समय तक है, कहीं तो 2040 तक है, ये रिड्यूस टैक्स अनसर्टेनिटी, टैक्स अनसर्टेनिटी घटाता है। और तीसरा, आपके सवाल में, ये एक लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर एम्फेसिस देता है रादर के शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज। तो इसका एक लिंक बनता है। अगर आप देखें, जब प्रिडिक्टेबल टैक्सेशन होगा तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मोर इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ग्रोथ आता है, ग्रोथ के साथ जॉब्स आते हैं। तो आखिर तौर के, और अगर देखें जो डायमंड का जो सेक्टर में उन्होंने जो किया है, वो एक काफी बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है भारत में। और ये बिल्कुल, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देखें, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर में खासतौर महिला को जॉब्स मिलता है, तो जो सरकार जो उनका जो विकसित भारत का एक लक्ष्य है कि 70% ऑफ वुमेन विल बी इन द वर्कफोर्स, वो इसके ऊपर भी ध्यान देता है। और जो टैक्स बेनिफिट, ये इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो जैसे बताया गया था पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर्स, ये पूरा एक सपोर्ट करता है, क्योंकि आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग भी ये डेटा सिस्टम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी इंडिया में सपोर्ट करेगा और इंडिया को एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में मदद करेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और आगे अगर आप देखें तो इस बिल में एक प्रावधान भी है कि जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, वो वर्किंग इन बॉन्डेड वेयरहाउस में अगर वो काम कर रहे हैं, उनको भी एक टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। तो वहां पे भी जॉब्स का एक साधन पैदा होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट और फ्यूचर ग्रोथ के लिए। एब्सोल्युटली सर। बग्गा सर, आपको कुछ चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं इसमें, जो चीजें रह गई हैं सर? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जो क्रिटिकल पार्ट है उनको भी हम टच करें। मैं बोलूंगा 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये बिल तो हो जाएगा, और जो पोद्दार साहब ने भी कहा कि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, हिडन क्लॉजेस जो हैं, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करिए, ब्यूरोक्रेटिक क्वैगमायर में फंस ना जाए। बट इसके बाद दीपक जी 3 चीजें बहुत अहम है। एक है कस्टम वाले, सब कस्टम वालों को लाके ट्रेनिंग करो
कि ये है और ये नेशनल हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, ये चीजें हैं। अभी जो फीडबैक आ रहा है, लोगों का सामान पकड़ा जा रहा है, चाहे आपके पास प्रावधान है कि ये आपको ड्यूटी फ्री है, ये है, आपको अलाउड है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कस्टम नहीं उसको जल्दी करता, कहता है आप आके मिलो, और वही ऑफिसर वही आंसर बार बार दिए जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे भी देखिए, लोगों से भी पूछिए, वो बहुत बड़ा एक संकट होता है। दूसरा है, बुलाइए सारे चीफ मिनिस्टर्स को। चंद्रबाबू नायडू ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, M.K. स्टालिन करते थे, वो पावर में नहीं है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ये बहुत अच्छा करते हैं, फडणवीस ये बहुत अच्छा करते हैं, योगी जी करते हैं। ऐसे आप बुलाइए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में लोगों को साथ बुलाइए और बोलिए देखिए ये हमने प्रावधान कर दिया है। अब आप अपने स्टेट लेवल पे कैबिनेट, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी डाउनवर्ड्स सबको बोलिए कि ऐसे ये जो आ रहा है ये बहुत नेशनल हित में है, इसको कराइए आप। तीसरा है, जो ग्राउंड लेवल का जो ब्यूरोक्रेसी है जो तंग करता है, उसमें आप हर क्षेत्र में एक इकोनॉमिक ऑफिसर ऐसा अपॉइंट करिए जिसके पास ये सब प्रोजेक्ट हो, जो कि सेंट्रली रिपोर्ट कर रहा हो, और किसी को भी कोई दिक्कत है एटलीस्ट वो आके बता सकता है, रूल्स के तहत है तो उनको मदद की जाए। ये हमें एक बिल्कुल कैंपेन ऐसा लेना है कि भारत में इतने डेटा सेंटर हम लगाएंगे, भारत में इतने फैब यूनिट्स लगाएंगे। ईएमएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 105 बिलियन डॉलर आपका चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। हाईटेक कॉम्पोनेंट, इंटरमीडिएट गुड्स सारे चाइना से ही आ रहे हैं। आपका वैल्यू एडिशन 20-25% पे चल रहा है, आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट ने पीएलआई भी दिया है, जो चांडक साहब ने बताया, बहुत क्लैरिटी से गवर्नमेंट बता रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो क्लैरिटी है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कस्टम को ट्रेन करना है, आपको मुफस्सिल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन करना है, और एक ऐसा स्पीड क्लियरेंस इन लोगों को देना है ताकि इनके प्रोजेक्ट वायबल रहें, क्योंकि इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ईस्टर्न यूरोप से लेकर पूरा साउथ ईस्ट एशिया बैठा है, भूखा है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। लैटिन अमेरिका भूखा है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल एडवांटेजेस जरूर हैं इसमें सक्सेस करने का, और सबसे बड़ा एडवांटेज है, इतना बड़ा फ्री मार्केट कहीं और नहीं है। 4 बिलियन लोग इंटरनेट पे हैं, उसमें से 900 मिलियन भारत में बैठे हुए हैं। 1.1 बिलियन स्मार्टफोन भारत में बैठे हुए हैं, सबके पास बायोमेट्रिक है, सबके पास आधार है, सबके पास बैंक अकाउंट है। ये बहुत जबरदस्त मार्केट है हमारा। सरकार बहुत सोच समझ के ये काम कर रही है, बट ये है कि छोटी सोच वाले लोग इसको आगे बढ़ने से रोके ना, ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं, जैसे हमने शुरुआत में भी बोला, देखिए जब तक सिस्टम की एफिशिएंसी आपको कब पता चलेगी, जब आपके सीधा ग्राउंड पर आपको रिफ्लेक्शंस नजर आएंगे, तब आपके सिस्टम की एफिशिएंसी पता चलती है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, जो पहले काफ़ी होती थी कि भाई जो बिल की जो भाषा है वो इतनी जटिल, इतनी गूढ़ होती थी, वो इसमें थोड़ा सा, इसकी भी तारीफ लोग कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब तक आप ग्रास रूट लेवल की चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक संभवतः बदलेंगी नहीं चीज़ें। बग्गा सर कुछ कह रहे सर? एक एग्जाम्पल देता हूं, खैर वो पुरानी सतयुग की कहानी है। मैंने किसी जमाने में 10-15 लाख ये कार्ड मशीन्स लगाए थे बेंगलोर में, जब हमने एक प्रोजेक्ट किया था ग्लोबल बैंक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का। एटीएम हम लेके आए थे। मेरे एटीएम सेंटर में म्यूनिसिपैलिटी वाला बोलता था, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द ड्रेन, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग दिस, जबकि कुछ काम नहीं था। वो कागज भी जो निकलता था, वी यूज्ड टू मेक श्योर कि एक आदमी खड़ा रहता है जो झाड़ू लगाता था दिन भर। ऐसे तंग करते हैं लोग, और वो अभी भी दैट इकोसिस्टम बहुत है, वो रेंटियर ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है कि किससे कैसा पैसा बनाया जाए, उससे निकालना है। वो वियतनाम में नहीं है, वो मेक्सिको में है, बट काम चल जाता है। इंडोनेशिया में है, बट वो रेट लिस्ट है, काम कर देते हैं पैसे लेके। हमारे यहाँ पैसे लेके भी काम नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है दीपक। ये बहुत 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 अच्छे से आपने बताया सर। और देखिए इसमें यही है, चाइना +1, कुछ लोग कहते हैं कि भाई भूल जाओ, चाइना +1 जैसी कोई चीज़ नहीं है। बग्गा सर बार बार हमको रियलिटी से आपको अवगत करा कर ये बताते हैं कि देखिए आप सिर्फ दावेदार क्यों बने हैं,
आप फ्रंट रनर तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आप इन छोटी छोटी चीज़ों की सर्जरी नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस है जो बग्गा सर लेकर के आए। चाणक्य सर, क्विकली आपसे समझना चाहेंगे, एक क्रिटिकल पार्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर टैक्स इंसेंटिव की मियाद तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने 40 से 41 तक कर दी है, लेकिन इस वक्त जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी रिफंड के ब्लॉक होने की समस्या हम देखते हैं, क्या इसमें उसका समाधान है या नहीं सर? इसका थोड़ा बिल को डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन जो पॉइंट आपने रेज किया है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पर्टिकुलरली अगर हम अभी देखें, हम बड़े लार्ज और बड़े ऊंचे स्केल पर सोच रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में, और सरकार भी इसमें साथ में शामिल है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्री $500 बिलियन बनाने का एम्बिशन है बाय 2030। साथ में सेमीकंडक्टर डिमांड $105 बिलियन बन जाएगा बाय 2030। अभी 75 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के पिछले 6 महीने में। मैंने बताया कि 12-13 प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर के भी अप्रूव हो गए, और नए पॉलिसी में 25 प्रोजेक्ट और अप्रूव हो जाएंगे। अभी जो काम है, जो रिक्वायरमेंट है, वो हाई स्पीड एग्जीक्यूशन और जो छोटे दिक्कतें हैं ऑन ग्राउंड एक्टिविटी इंप्लीमेंट करने की स्टेट लेवल पे, उसको दूर करना। उसके साथ में बाकी जो जीएसटी और ये जो टैक्सेशन वाले टॉपिक्स रहेंगे, ये भी मेरे ख्याल में पूरे एड्रेस हो जाएंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं बताऊंगा गुजरात का मॉडल, और मैं कोई एक स्टेट की बात नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, लेकिन देखिए वहाँ पर 3 सेमीकंडक्टर प्लांट हाई स्पीड में एग्जीक्यूशन होके प्रोडक्शन में आ गए, और वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। तो हमें बाकी स्टेट वालों को भी देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात है, कैसे हो गया ये सब। बाकी जगह भी हो सकता है, ऐसे कि नहीं हो सकता है। बग्गा जी ने कहा है ऑन ग्राउंड कुछ जगह इश्यूज है, वो भी सॉर्ट आउट होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी ये देख रहा हूँ कि करीबन 8 स्टेट है अभी कंट्री में जो बड़े जोर शोर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को वहां पर अट्रैक्ट करने के लिए कार्यरत है। और वो बात कर रहे हैं कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से आपको क्या चाहिए, व्हाट सपोर्ट यू नीड, पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब धीरे धीरे एड्रेस हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल क्लियर साफ हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर सेक्टर एक बड़े तरीके से भारत के इकोनॉमी को वैल्यू एडिशन करेगा। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का वैल्यू एडिशन का टारगेट भी 40% है, जो कि आज 22% तक पहुंच चुका है। राइट सर। तो उससे इकोनॉमिक वैल्यू भी रिटेन होगी स्टेट में, और हर स्टेट को ये समझना होगा कि जो प्रोडक्शन वगैरह सब करके जब इकोनॉमिक वैल्यू होगी वो स्टेट में रिटेन होती है, वो सिर्फ सेंटर में नहीं जाएगी। करेक्ट। तो ये धीरे धीरे ये सब टॉपिक हमें एड्रेस करना पड़ेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने कहा सर। पोद्दार सर, क्विकली हम देख रहे थे सर कि जो नया आयकर अधिनियम आया था 2025 ITA 2025, 1 अप्रैल 2026 से ही वो प्रभावी हुआ, और इसके लागू होने के चंद महीने बाद आपको 87 से ज़्यादा संशोधन लाने पड़ रहे हैं। अच्छी बात है कि सरकार इसमें संशोधन लाने की कोशिश कर रही है, बट थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं ना कि टैक्स सर्टेनिटी का जो सरकारी वादा है, आप इतनी जल्दी जल्दी लाएंगे तो टैक्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में भी एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इतने बड़े लेवल पर चेंज हो रही हैं। ये क्रिटिसिज्म सही है सर या नहीं? टू एन एक्सटेंट ये क्रिटिसिज्म सही है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स सर्टेनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब अपना देश छोड़ के और कोई देश में इन्वेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट्स, तो टैक्स सर्टेनिटी के बिना वो इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। और अगर इन्वेस्टमेंट के बाद लॉज चेंज हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट थीसिस बिखर सकता है। तो हिस्टोरिकली इंडिया में टैक्स अनसर्टेनिटी हैज बीन अ मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म बाय ग्लोबल इन्वेस्टर्स। पर अगर आप रीसेंट पास देखें, पिछले 2, 3, 4 साल, तो इस गवर्नमेंट का हमेशा यही कोशिश रहा है कि टैक्स सर्टेनिटी बना के रखें। जो IT एक्ट 25 अभी आया है, उसमें तो कुछ ज्यादा चेंजेस थे नहीं, वो तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर था। और अब जो ये बिल आया है, इससे टैक्स सर्टेनिटी ज्यादा बढ़ती है, अगर आप मेरे से पूछें। ओके सर, एक छोटा सा एक और क्रिटिसिज्म मैं आपसे समझना चाह रहा था। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बिल में एक बड़ा हिस्सा संसद की बजाय CBDT को नियम तय करने की ज्यादा स्वायत्ता दे रहा है। क्या ये बात सही है सर? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ब्यूरोक्रेसी के पास तो हम ज्यादा शक्तियां देखेंगे, जो कौन इससे कंफर्टेबल होगा? नहीं, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं इस बिल में कि लॉज बनाने का ऑथराइजेशन ब्यूरोक्रेसी को मिल रहा है। लॉ नहीं सर, न्यू टैक्स जो योजनाएं हैं या जो नियम हैं
उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस का इसमें एक जिक्र किया जा रहा है, जो इंटरप्रिटेशंस किया जा रहा है कि भाई आप वहां पर सीबीडीटी को शायद कुछ ज्यादा स्वायत्ताएं दी जा रही हैं। अच्छा, तो एक्चुअली अगर आप इस बिल में देखें तो एक जगह जहां सीबीडीटी को एक पावर था, हाँ, आईएफएससी रिलेटेड एक मैटर में, इस ओके, बिल में वो पावर सीबीडीटी से ले लिया गया है। ऑलराइट, अब ऑलराइट, सीबीडीटी के पास वो पावर नहीं रहेगा आगे चलते हुए अगर ये बिल एक्ट बन जाती है। और जहां आपका कहना है कि कुछ चीजें सीबीडीटी को ज्यादा छूट दी जा रही है इस बिल के थ्रू, वो उससे अभी मैं वाकिफ नहीं हूं, वो एक बार मुझे फाइन प्रिंट में फिर देखना पड़ेगा दीपक सर। ओके, ओके, ऑलराइट सर, ठीक है सर। दिलीप चिनॉय सर, आपसे भी थोड़ा समझना चाहेंगे इसमें एक चीज़ जो मैं अभी पढ़ रहा था, मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा इसमें, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उससे जुड़े कानूनों में भी बदलाव का इसमें प्रस्ताव है। और हम देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में पहले ही हम लीडर हैं, जो कि बात सही भी है और पूरी दुनिया बड़े डंके की चोट पर हमारा लोहा मानती भी है। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 देश को इतने बुनियादी कानून को रीराइट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ इसमें बदलाव हुआ है। ये पुराना जो कानून है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ये भी कहा जा रहा है कि ये तब बना था जब यूपीआई, जब सीबीडीसी, जब क्रॉस बॉर्डर इंस्टेंट पेमेंट्स जैसी चीज़ें अस्तित्व में नहीं थी। संभवतः ये उसलिए भी चेंज किया जा रहा है, बट आपको इस बड़े बदलाव का चेंज का कोई लॉजिक समझ में आ रहा है सर? देखिए दीपक जी, इसमें ना इस बिल में जो एमडीआर की बात में यह है कि गवर्नमेंट में अमेंड द पेमेंट्स एक्ट, ये तो है। हाँ, और इसमें एक लीगल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करने का एक प्रस्ताव है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर कहते हैं, यूपीआई इन फ्यूचर। हाँ, आज की डेट में अगर मैं पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन करूं तो वो एक 0 एमडीआर रेट है। ठीक है, कई लोग कहते हैं इसको हम एक तरीके से सब्सिडाइज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो फ्यूचर में, उन्हें अभी नहीं कर रहे, फ्यूचर में ये एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट यूपीआई पे लागू करने का एक प्रस्ताव है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने पहले प्रश्न पूछा था कि अबाउट टैक्स लॉ में चेंजेस और इस लॉ में चेंजेस, इसकी क्या आवश्यकता है। तो अगर आप देखें तो दुनिया में काफी बदलाव आ रहे हैं, और खासतर अगर आप देखें तो एक मैं उदाहरण के तौर से कह रहा हूँ कि यूएस हर टाइम टैरिफ लेता है, कुछ इन्वेस्टमेंट पे बैरियर्स लगा देते हैं, कंट्रीज टेक्नोलॉजी पे एक्सपोर्ट बैन करते हैं या आपको कोई प्रोडक्ट्स देने से इनकार करते हैं। तो हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो एक डायनेमिक होनी चाहिए, और उस डायनेमिक, और हम जैसे कहा था कि हम वियतनाम और अलग देशों से compete कर रहे हैं, तो हमें एक बहुत रिस्पॉन्सिव और क्विकली चेंजिंग पॉलिसी का एक करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होना चाहिए। और इसमें आप देखें तो 40-41 तक एक स्टेबिलिटी है, और ये प्रावधान जो है वो कोई रिवर्सल नहीं है, सारे आगे जाकर के नए आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से स्टेबिलिटी है। और दूसरा जो आपने पूछा था, जो डेलीगेटेड अथॉरिटी कह रहा है, आप देखें कि अभी साथ ही में राज्यसभा में एमएसएमई बिल पास किया गया था, उसमें भी उन्होंने जो एमएसएमई का डेफिनेशन है, लेजिस्लेशन हटा करके ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि वो चेंज करने में एक आसान होगा। तो ये एक ईज ऑफ, एक तरीके से ईज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉज, और उसके तरह एक पूरा दिशा है। बट सर, इसमें जो हमारे जो घरेलू जो टेक स्टार्टअप्स हैं या एमएसएमईज हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स या कंप्लायंस के मोर्चे पर कोई बहुत बड़ा बूस्टर शॉट इसमें नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, विदेशी फंड्स के लिए तो आप कर रहे हैं, शायद वो इंटेंट इस बिल में ना हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसमें भी होना चाहिए था, ताकि एक समग्र रूप में हम देखते हैं इंटेंट पूरा? बिल्कुल ठीक है। अगर देखें जो आपने कहा था इसमें क्या चैलेंजेस है, तो पहला चैलेंज ये है ना, क्योंकि हम इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं, अगर ये इंसेंटिव्स, ये जो रेवेन्यू फोरगोन है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो जस्टिफाई नहीं करेगा, तो आगे जाकर के बहुत लोग इसके ऊपर प्रश्न उठाएंगे। दूसरा जिन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक कंपनीज, इनको क्या सिमिलर ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर क्या अनलेवल प्लेइंग फील्ड एक तरीके से क्रिएट करेगा। और तीसरा जो था, कंप्लायंस सिंपल होना चाहिए। जैसे बग्गा साहब ने वो एटीएम का एग्जांपल दिया था, तो कंप्लायंस सिंपल होना चाहिए। ट्रू। चौथा,
ये स्टेट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे अप्रूवल्स और एक स्पीडी अप्रूवल से एक तरीके से। तो ये एक आगे जाकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें। राइट सर, एब्सोल्युटली। इसीलिए आप जैसे विद्वानों के बीच आकर के काफ़ी कुछ होमवर्क भी करना पड़ता है, इसलिए कॉन्शियसली मैंने कुछ सवाल पूछे, लेकिन उस पर कई जो क्रिटिसिज्म के जो पार्ट हैं उसको उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो संभवतः जो सबका एक जो सोच है कि भाई देश आगे बढ़े, देश में अच्छा निवेश आए, जॉब जनरेशन हो, वो यात्रा फिर अधूरी सी लगती है। इसलिए यही इंटेंट था। बट बहरहाल बहुत अच्छा सारगर्भित आज की एक बार फिर से चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। अजय बग्गा सर, थैंक यू सर। अशोक चांडक सर, थैंक यू सर। दिलीप चिनॉय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माधव पोद्दार सर, आपके समय के लिए।